गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आरएस साइंस क्लासेस। मैं हूं आरएस सर और एक बार फिर से आप सभी के बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ऑलमोस्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ पा रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुरक्षात्मक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव? लाइक हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो हम लोगों को डिफेंस यानी रक्षा देता है? फर्स्ट ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं लाइक विटामिन, सेकेंड वन ऑप्शन आप देख पा रहे हैं प्रोटीन, और थर्ड वन ऑप्शन देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, और लास्ट ऑप्शन है फैट यानी कि वसा। तो फैट यानी वसा तो हम लोगों को सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, तो ये तो कट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेते हैं, तो ये वैसे कट हो जाएगा। लाइक प्रोटीन इसमें एकदम सही जवाब जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर में न्यू सेल्स निर्माण के लिए और टूट फूट की मरम्मत करता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। विटामिन हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर के लिए दिया जाता है, तो प्रोटीन मरम्मत करता है। लाइक ये तो इसका गलत आंसर होगा। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, इसलिए विटामिन को हम सुरक्षात्मक पदार्थ या फिर प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब रहेगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? तो यूवी रे कमिंग फ्रॉम सनलाइट मेजरली केस विच कैंसर, यानी कौन सा कैंसर का कारण यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणें बनती है? पहला ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं लंग्स कैंसर, सेकंड वन ऑप्शन है लीवर का कैंसर, और थर्ड वन ऑप्शन है माउथ कैंसर, और लास्ट वन जो कैंसर का नाम लिखा हुआ है वो है स्किन कैंसर। तो आज की डेट में सब लोगों को पता है यूवी रे जो होती है वो हम लोगों के स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। तो इसमें आप लोगों का D1 ऑप्शन एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया किस अंग का विकार है? मायोपिया इज द डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन, यानी मायोपिया इट मीन्स निकट दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश वर्ड से क्वेश्चन शुरुआत हुआ है। इंग्लिश वर्ड होता है मायोपिया और इसको हिंदी में कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष होता है जो हम लोगों की आई को डिसऑर्डर करता है, यानी आंखों को। तो ये काफी दफा एग्जाम में पूछा गया है। इन फ्यूचर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे तो वहां पर भी इससे पूरी गुंजाइश बनी रहती है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार दोहराए जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच रहेगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पढ़ पा रहे हैं आप लोग सब? कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन पर लिखे हुए वर्ड जो है वो साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जल्दी कमेंट करें देखें, और क्वेश्चन यदि आप पढ़ पा रहे हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी करें। यकृत के अध्ययन को कहा जाता है स्टडी ऑफ लीवर इज कॉल्ड, यानी कि यकृत या लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी फर्स्ट ऑप्शन है, हिमेटोलॉजी सेकंड वन ऑप्शन है, और थर्ड वन ऑप्शन है हिपेटोलॉजी, और लास्ट वन ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा न्यूरोलॉजी होता है वो ब्रेन की स्टडी होता है, यानी कि मस्तिष्क के अध्ययन या फिर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हिमेटोलॉजी होता है ब्लड का अध्ययन, यानी रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। थर्ड वन ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब रहेगा, हिपेटोलॉजी। हिपेटो सेल्स या फिर हेपेटाइटिस सेल्स से लीवर बनता है या उसकी छोटी यूनिट होती है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना कि हिपेटोलॉजी होता है वो यकृत का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, तो ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो आप लोगों से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं, किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस चाल का दुगुना हो जाएगी? न्यूमेरिकल साइड से सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइक एनटीपीसी एग्जाम फेस करेंगे, डी ग्रुप के एग्जाम देखेंगे, और भी आप लोगों के इन फ्यूचर अभी कई मार्केट में वैकेंसियां लॉन्च होने वाली है, जिसमें आप लैब टेक्नीशियन का भी, लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आने वाला है। ऑलमोस्ट ऑल
आजकल आप लोगों से न्यूमेरिकल साइड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों के ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर ले। किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि चाल का दुगुना हो जाएगा? तो बच्चा आप सब लोगों ने यदि साउंड यानी ध्वनि का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक आप लोगों ने संबंध पढ़ा होगा, ध्वनि चाल व ताप में संबंध। ध्वनि चाल तथा ताप में एक संबंध होता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। V1 बट्टे V2 इक्वल है रूट T1 बट्टे T2। ये ध्वनि चाल तथा आप लोगों के ताप में संबंध होता है। तो आप सब लोगों को इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और इन 4 ऑप्शन में से एक को डिफाइन करना है। तो देखो, किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसकी जो चाल होती है उसका दुगुना हो जाएगा। तो आप लोगों को फर्स्ट जो चाल दे रखी है लाइक V1, वो आप लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर सब लोगों को मालूम है, लाप्लास साइंटिस्ट ने 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि चाल होती है। तो आप V1 बराबर लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 330 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है V2 बताना आप लोगों को कि किस ताप पर ध्वनि चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है उसका दुगुना हो जाएगी। यानी ये 330 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर है तो इसका दुगुना, 330 का दुगुना कितना हो गया? 660 मीटर प्रति सेकंड। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस संबंध से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। T1 बताइए बच्चा। T1 उसने अगले ने आप लोगों को सवाल में ही दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को आप लोगों को पहले केल्विन में बदलना होगा, और केल्विन में बदलने के लिए आप लोगों ने एक फैक्ट या फिर आप लोगों ने शर्त पढ़ा होगा कि सेल्सियस को हम केल्विन में बदलते हैं तो प्लस 273 करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आप लोग केल्विन में बदलेंगे तो 273 आप लोग प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया बच्चा? 273 ही हो गया, 273 केल्विन। T1 आ गया। T2 आप लोगों को मालूम नहीं है, ये ज्ञात करना है। T2 आप लोगों को मालूम नहीं है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर देखो, आप लोगों को पास वैल्यू तो आई गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो आप लोगों के पास है ही। संबंध आप लोगों को पता है V1 बट्टे V2 इक्वल है रूट T1 बट्टे T2। वैल्यू आप सब लोगों को पता है, V1 बराबर दिया हुआ है 330 और V2 बराबर दिया हुआ है 660 और T1 की वैल्यू आप लोगों को पता है 273 और T2 आप लोगों को मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। तो इसमें संबंध में आप लोग इसका वैल्यू रख दें। V1 है 330 बट्टे V2 कितना है 660 इक्वल रूट T1 बट्टे T2। T1 कितना है 273 बट्टे में आप लोगों को T2 निकालना है। तो बच्चा देखो, 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस आउट हो जाएगा, 33 से 66 यानी 1/2। वैल्यू आप लोगों के पास है 1/2 इक्वल रूट 273 बट्टे में परसेंट चिन्ह रहेगा, T2 आप लोगों को निकालना है। तो देखो, रूट उठाने के लिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/4 273 T2 को इधर लेकर आना, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो 4 से 273 गुणा होगा तो आप लोगों को मालूम है कितना आएगा, जल्दी से आप लोग गुणा करके बता दे। 273 को 4 से गुणा करेगा लाइक 1192 आ जाएगा। तो ये 1192 T2 के बराबर जो वैल्यू आई है, ये बच्चा आप लोगों को ध्यान रखना है केल्विन में आया है, लेकिन ऑप्शन आप लोगों को दिखाया गया है, ऑप्शन वो है सेल्सियस में। तो केल्विन को आप लोगों को वापस सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। तो 1192 है, उसमें से आपको 273 वापस माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 819 डिग्री सेल्सियस। जो ऑप्शन में 819 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है वो आप लोगों का एकदम एक्यूरेट जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले इस टाइप्स के न्यूमेरिकल निकालने के लिए जो टेम्परेचर आपको जो सेल्सियस में दिया हुआ है वैल्यू, उसको आप लोगों को केल्विन में बदल लेना है। और संबंध आप लोगों को मालूम होना चाहिए, V1 बट्टे V2 इक्वल है रूट T1 बट्टे T2। तो इतना चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट अपना 6 नंबर का सवाल आएगा।
6 नंबर के सवाल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट जो अपना सवाल है 6 नंबर का, सॉरी 7th नंबर है, एक फेदम कितने फीट बराबर होता है? एक फेदम होता है वो कितने फीट के इक्वल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड वन ऑप्शन है 7 फीट, और थर्ड वन ऑप्शन है 3 फीट, और लास्ट वन ऑप्शन है 9 फीट। तो आप सब लोगों को पता होगा एक फेदम बराबर होता है, एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। कितना होता है बच्चा? 6 फीट। ये चीज ध्यान रखना। फेदम किसको मेजरिंग करने की यूनिट या इकाई होती है? जवाब आ जाएगा समुद्र की गहराई को। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए सर समुद्र की दूरी को किसमें मापा जाता है? नॉटिकल मील में मापा जाता है। और समुद्र की गहराई को मापने वाला जो मीटर होता है, डिवाइस मेजरिंग करने वाला, आप फेदम के आगे लगा दो मीटर, फेदोमीटर बन जाएगा। तो फेदोमीटर तो समुद्र की गहराई मापता है और इसको मापने की इकाई होती है वो फेदम होती है। तो इतनी बात आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया है, बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ के आप लोग सुनाई देंगे। जल्दी से आप लोग पढ़ के देखें और इसका आंसर करें। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि चाल क्या होगी? ध्वनि चाल क्या होगी? जल्दी आंसर करें, देखिए कमेंट बॉक्स में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन है 660 यानी कि दुगुनी हो जाएगी, सॉरी 664 मीटर प्रति सेकंड यानी कि दुगुनी हो जाएगी। और सेकंड वन ऑप्शन दे रखा है 332 मीटर प्रति सेकंड यानी जितनी है उतनी ही रहेगी या परिवर्तित। और सी वन ऑप्शन दे रखा है 166 मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट वन ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करें, देखिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लड़के इस पर जवाब कर पाते हैं। तो जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ रखा है आप लोगों को मालूम होगा कि ध्वनि चाल पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता, लाइक प्रेशर का, नो इफेक्ट। कोई भी मीडियम में यदि कोई ध्वनि की चाल है और उस मीडियम का आप दाब बढ़ाकर दुगुना करे, चाहे 1000 गुना कर दे, ध्वनि चाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जितनी ध्वनि चाल होती है वो उतनी ही रहने वाली है। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। दाब को बढ़ाकर उसने दुगुना किया है, कोई इफेक्ट नहीं होता है दाब का, तो ध्वनि चाल उतनी रह जाएगी यानी कि अपरिवर्तित रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही रहने वाली है बच्चा। हाँ, ताप का जरूर प्रभाव रहेगा, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता का भी बिल्कुल प्रभाव रहेगा ध्वनि की चाल पर। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु बाहर का भी प्रभाव होता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, यहाँ से एग्जाम में आप लोगों के पूरा क्वेश्चन देखने को मिल सकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, जल्दी बताओ बच्चा। यहां से क्वेश्चन अभी आप लोगों के 14 नवंबर 2021 को एनडीए एग्जाम हुआ था, उसमें यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एनडीए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया। और अभी आप लोगों का 10 अप्रैल 2022 को एनडीए एग्जाम डेट फिक्स है। एनडीए एग्जाम ये जो यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम्स होते हैं ये कभी डिले नहीं होते हैं, आप लोग ध्यान रखना। इनका फिक्स टाइम होता है, उसी पर आप लोगों का एग्जाम होना होता है। तो अभी आप लोगों से ये 14 नवंबर 2021 को क्वेश्चन किया गया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू क्या होता है। तो अभी आप लोगों के अभी 22 में होगा एग्जाम, उसमें भी पूछ सकता है, पूरी गुंजाइश से। यहाँ से अभी 2022 में पूछने में उसको शर्म नहीं आ रहा है, तो आप लोग जल्दी आंसर करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, हाउ मच इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अणुसूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाई देके जल्दी सी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अच्छा, कौन कौन बता सकता है, जल्दी बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एसिड है या फिर एल्काइन है या फिर न्यूट्रल है? जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो। आप सब लोगों को बताया हुआ है, जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन सेशन लिए हैं उनको ये चीजें मालूम है। बताओ, जल्दी आंसर करके बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो आप सब लोगों को बताया हुआ है कि यानी क्षार होते हैं बेस, उनकी पहचान होती है, उनके OH लगा होता है मोस्टली। ये पहचान, ये एक हिंट है, तो आप लोग ध्यान रखना। कुछ अपवाद रूपी आदमी भी आएंगे जो आप लोगों को बताए हुए हैं। देखो, क्षार जो होते हैं
उनके OH लगा होता है। और आप लोग ध्यान रखना, जो अपने एसिड होते हैं वो H आइन, उनके हाइड्रोजन यानी H आइन होते हैं और ये OH लगा होता है। तो ये बताओ OH लगा हुआ मतलब क्षार हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसकी pH वैल्यू होती है बच्चा, आप सब लोगों ने pH वैल्यू पढ़ा है तो आप सब लोगों को मालूम भी होगा कि ग्रेटर देन जो जिसकी pH वैल्यू होती है 7 से वो क्षार होते हैं और जिनकी लेस देन होती है 7 से वो क्या होते हैं, एसिड यानी कि अम्ल होते हैं। तो 7 से नीचे वाला ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएगा। अब इन तीन ऑप्शन में से आप लोगों को क्लियर करना है। तो आप लोगों का जवाब आएगा 10, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होता है बच्चा वो 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इनो लेकर आते हैं, इनो में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो जो होता है, इनो सॉल्यूशन विलियन होता है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो इतनी चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का, 10 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट सवाल रहेगा, जल्दी आंसर करके बताएं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देखेंगे वहां से पक्का क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। एसिड, बेस एंड साल्ट पक्का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्वेश्चन आता है, एक पक्का क्वेश्चन देके जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट ऑक्सीजन, यानी कौन सा एसिड ऐसा है जो ऑक्सीजन नहीं रखता है या उसमें ऑक्सीजन नहीं है? जल्दी ऑप्शन पर क्लिक ऑन करें। फर्स्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल और नेक्स्ट ऑप्शन है नमक का अम्ल। नमक के अम्ल को आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, लेकिन अगले ने आप लोगों को लपेटे में लेने की कोशिश करी है, वो तुम लोगों को फेल कराने की कोशिश कर रहा है पूरी। आप सब लोगों को अणुसूत्र नहीं दिया है, अणुसूत्र देता तो लोलू से लोलू स्टूडेंट पर भी इस पर जवाब कर देता, क्योंकि अणुसूत्र से पकड़ में आ जाता है कि किसके साथ ओ लगा होता है, इसलिए उसने खगोल के क्वेश्चन ऑप्शन क्रिएट किए हैं। तो आप लोग जल्दी से आंसर करें। देखो आप लोगों को पहले इनके केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4। नमक का अम्ल होता है, कई लड़के लपेटे में आ गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही नमक का अम्ल कहा जाता है, और नमक का अम्ल होता है वो उसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। तो अब आप लोग आराम से क्लिक ऑन कर, अब आराम से इन दोनों केमिकल फॉर्मूला को देख के जल्दी से आंसर कर दो, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और किसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप सब लोगों को पता है HCl में तो कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है और इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है। क्वेश्चन अगला यही करा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? जवाब आ जाएगा नमक का अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अपने स्टोमेक यानी पेट में बनने वाला अम्ल भी होता है, जिसकी pH जो वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, परवल अम्ल होता है, और इसका यूज आप सब लोगों ने पढ़ा होगा एक्वा रजिया यानी अम्ल बनाने में भी किया जाता है। काफी दफा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है और इनके रेशियो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चा आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हम आप लोगों को इस प्रकार के 10 क्वेश्चन देंगे लाइक हर सैटरडे को, तो पूरा हम लोगों का कोशिश रहेगा ही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एवरीडे 10 क्वेश्चन जीएस पर दे, जो ऑलमोस्ट कंपटीशन में जीएस आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं हमारे सेशन। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, इंसान हम अकेले हैं और समय बहुत कम है। तो मिलते हैं एक नए सेशन को लेकर, नई अपडेट्स को लेकर, एक यूनिक तरीके के साथ। आपको जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।